बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइको एनालिसिस के संस्थापक सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया साम्राज्य के मोरावियन शहर फ्रीबर्ग में गैलिसियन यहूदी परिवार में हुआ था। फ्रॉइड अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इनके पिता का नाम जैकब फ्रॉइड था, जो एक ऊन व्यापारी थे। इनकी मां का नाम एमिलिया नेथनसन था, जो इनके पिता से 20 साल छोटी थी। इनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इनके जन्म के समय इनके माता पिता एक ताला बनाने वाले के यहाँ किराए पर रहते थे। सिगमंड फ्रॉइड का जन्म एक काउल के साथ हुआ था। काउल एक पतली झिल्ली होती है जो कुछ नवजात शिशुओं के सर और चेहरे को ढके हुए होता है, जिसे उनकी मां ने बच्चे के भविष्य के लिए एक अच्छा शगुन माना। फ्रॉइड जब छोटे थे उसी समय इनका परिवार मोराविया के फ्रीबर्ग से पलायन करके वियना चला गया और वहीं उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरा। फ्रॉइड बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के मालिक थे, इसीलिए बचपन से ही इन्हें परिवार में खास अटेंशन मिलता था। ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। इन्होंने मात्र 6 साल की उम्र में खुद से 6 भाषाएं सीख ली थी और 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने विलियम शेक्सपियर और चार्ल्स डार्विन जैसे लेखकों के वास्तविक काम को डिकोड करके समझना शुरू कर दिया था। और कुछ उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्होंने 8 भाषाओं में महारत हासिल कर ली थी। 9 साल की उम्र में इन्हें लियोपोल्ड्सस्टैट कम्युनल रियल जिम्नाजियम हाई स्कूल में दाखिल कर दिया गया। स्कूल में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था और हर विषय में ये अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक लाते थे। 1873 में मैटूरा से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर 17 साल की उम्र में मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में दाखिला ले लिया, जहां इन्होंने मेडिकल साइंस के अलावा फिलॉसफी, फिजियोलॉजी और जूलॉजी का अध्ययन किया। इन्होंने विश्वविद्यालय में 9 साल तक जमकर मेडिकल साइंस की पढ़ाई की और 1882 में ये डॉक्टर बन गए। इनकी डॉक्टर बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। हुआ कुछ ऐसा कि इनकी उम्र जब 26 साल थी, उसी समय इन्हें मार्था बर्ने नामक 21 साल की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। परिचय के 2 महीने के अंदर ही दोनों ने एंगेजमेंट कर लिया। फ्रॉइड उस समय एक साइंस लैब में जॉब करते थे और उनकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपनी फैमिली को भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पाते थे और उन्हें अपने माता पिता के साथ ही रहना पड़ता था। एक बार फ्रॉइड ने मार्था को लिखा, मेरी प्यारी, मुझे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि मैं तुम्हारे प्रति अपने प्यार को साबित करने में अपने आप को कितना असहाय महसूस करता हूँ। मार्था से मिलने के 6 महीने के अंदर ही फ्रॉइड ने डॉक्टर बनने के लिए अपनी साइंस लैब वाली नौकरी छोड़ दी और इसके बाद 9 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद 1882 में ये डॉक्टर बन गए और फ्रॉइड ने मार्था के साथ 14 सितंबर 1886 को शादी कर ली। आगे चलकर इस जोड़े के 6 बच्चे हुए। जिस साल उन्होंने शादी की उसी साल यानी 1886 में उन्होंने अपने हॉस्पिटल वाले पोस्ट से इस्तीफा दे दिया और नर्वस डिसऑर्डर वाले क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगे। फ्रॉइड को स्मोकिंग की लत थी। शुरू में वो सिगरेट पीते थे और फिर कुछ आगे चलकर वो सिगार स्मोकर बन गए। उनका मानना था कि स्मोकिंग उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। अपनी इसी बुरी आदत के कारण वो बकल कैंसर से भी पीड़ित हुए और उन्हें कई बार ऑपरेशन का भी सामना करना पड़ा। फ्रॉइड के सिद्धांत उनके जीवन काल में भी और उनकी मौत के बाद भी बड़े प्रभावशाली, दिमाग को झिंझोड़ कर रख देने वाले और विवादास्पद रहे हैं। फ्रॉइड ने अचेतन मन का विचार दिया, जिसके अनुसार हमारा दिमाग विचारों, यादों और भावनाओं का भंडार है जो चेतन मन की जागरूकता के बाहर है। उनके अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है, जबकि 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के बारे में यह बताया कि व्यक्तित्व के 3 की एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें इड, ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। यहाँ ईगो का अर्थ अहंकार या अहम से नहीं है। ईगो कॉन्शियस और प्रैक्टिकल स्टेट ऑफ माइंड है। इड अनकॉन्शियस और सुपर ईगो इथिकल या मोरल फ्रेमवर्क होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और उस चोर को आपके सामने लाया गया, तो उस चोर को देखकर आपको इतना गुस्सा आया
कि आपका मन हुआ कि उस चोर को जान से मार दिया जाए। यही ईड है, यानी एनिमल इंस्टिंक्ट। चोर को बंधा हुआ देखकर आपको एक दूसरा ख्याल भी आ सकता है, वो ये है कि ये चोर भी एक इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, इसे तुरंत छोड़ दिया जाए और कोई भी सजा ना दिया जाए। तो ये सुपर ईगो है, अर्थात दया करुणा वाले ख्याल का हावी होना। इन दोनों ख्यालों के बीच एक और व्यवहारिक ख्याल हो सकता है कि इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाए ताकि इससे चोरी का सामान बरामद करवाया जा सके और उसे उचित सजा भी मिल जाए, जिससे ये भविष्य में अपराध करने से रुक जाए। यही ईगो है। फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें एक है लाइफ और दूसरी है डेथ। प्लेजर, सर्वाइवल, सेक्सुअल प्रोक्रिएशन आदि लाइफ इंस्टिंक्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि डिस्ट्रक्शन, सेल्फ हार्म, गुस्सा आदि डेथ इंस्टिंक्ट के अंतर्गत आते हैं। फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के सिद्धांत के अंतर्गत ग्रोथ के 5 स्टेजेस होते हैं। फ्रॉइड के अनुसार लोग एंजाइटी से बचने के लिए अपने डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंतर्गत रिप्रेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट आदि प्रवृत्तियां भी आती हैं। सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिसिस यानी टॉक थेरेपी का पिता माना जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज के अचेतन मन में छुपी बातों को चेतन में लाकर समस्या का निदान किया जाता है। फ्रॉइड ने महिलाओं से संबंधित बहुत ही विवादास्पद विचार प्रस्तुत किए हैं, जिनकी दूसरे मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफी आलोचना भी हुई और उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। 1938 में हिटलर की नाजी सेना द्वारा जब ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया गया तो फ्रॉइड को यहूदी होने के कारण वियना छोड़कर अपने परिवार के साथ लंदन भागना पड़ा। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से फ्रॉइड को कैंसर हो गया था और उन्हें अपने जबड़े का ऑपरेशन करवाना पड़ा था तथा दोबारा समस्या होने पर उनका कैंसर लाइलाज हो चुका था और उनका जीवन बहुत दर्द में गुजर रहा था। अपनी तकलीफ से परेशान होकर उन्होंने अपनी बेटी और डॉक्टर्स को इस बात पर राजी किया कि उन्हें आसान मौत दे दी जाए। उनकी पीड़ा को देखते हुए उनकी बेटी और डॉक्टर्स को उनकी बात माननी पड़ी और उन्हें 2 सेंटीग्राम मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया गया और उन्हें तुरंत ही आराम मिल गया और वो गहरी नींद में सो गए। दर्द और पीड़ा की अभिव्यक्ति खत्म हो गई। 12 घंटे के बाद उन्हें इसका दूसरा डोज दिया गया और इसके बाद वो कोमा में चले गए और फिर दोबारा कभी नहीं जागे। इस तरह अपने विचारों से लोगों के दिमाग को झंझोड़ देने वाला दिमाग 23 सितंबर 1939 को हमेशा के लिए सो गया। उनकी मौत के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उनके मृत शरीर को जला दिया गया और उनकी राख को एक प्राचीन यूनानी कलश में रख दिया गया, जो उन्हें उनके एक दोस्त के द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था। बाद में उनकी पत्नी की मौत के बाद उनकी राख को भी उसी कलश में मिला दिया गया। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।